हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ आप यहाँ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के वन लाइनर क्वेश्चन। साथियों, चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। ये पार्ट नंबर 1 है साथियों। और साथ ही बता दें साथियों कि हम लोगों ने इस बुक यानी कि क्लास 10th के फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के वन लाइनर क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाके आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए साथियों, देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करनी है साथियों। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए साथियों, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। साथियों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा क्या होता है। ठीक है, बताना है कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा क्या होता है। तो साथियों, वो होता है कार्निया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आँख का रंग किस भाग पर निर्भर करता है। तो साथियों, आँख का रंग जो होता है वो आपका आइरिस पर निर्भर करता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है आपका कि पुतली का कार्य क्या है। तो साथियों, पुतली का कार्य आपका आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला आपका साथियों 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि आँख में प्रकाश की अधिक मात्रा आने पर पुतली का आकार कैसा होता है। तो साथियों, आँख में प्रकाश की अधिक मात्रा जब आती है तो पुतली का आकार जो होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि आँख में कम प्रकाश आने से पुतली का आकार कैसा होता है। तो साथियों, आँख में प्रकाश की मात्रा अगर कम आएगी तो पुतली का आकार जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि लेंस के पीछे कौन सा पर्दा होता है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि लेंस के पीछे जो पर्दा होता है उसे हम लोग रेटिना कहते हैं। ठीक है। चलिए साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि रेटिना पर कौन सा कोशिका होती है जो प्रकाश को ग्रहण करती है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि रेटिना पर जो कोशिका होती है वो प्रकाश को ग्रहण करती है, उसे हम लोग रॉड्स और कोन्स कहते हैं। ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर बनने वाली वस्तु का प्रकृति कैसी होती है। तो साथियों, रेटिना पर बनने वाली किसी वस्तु के प्राकृतिक वास्तविक उल्टा हमेशा होता है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपका 9 नंबर कह रहा है कि मानव नेत्र का फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो साथियों, मानव नेत्र का फोकस दूरी जो होता है वो सिलियरी मांसपेशियां द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि आँख की अधिकतम आभासी क्षमता को क्या कहते हैं साथियों। तो उसे हम लोग समायोजन क्षमता कहते हैं। ठीक है साथियों, आँख के अधिकतम आभासी क्षमता को साथियों हम लोग समायोजन क्षमता कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की लेंस कौन सा प्रकार होता है। तो साथियों, मानव नेत्र में जो लेंस होता है उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कि आँख के समायोजन क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो साथियों, आँख का समायोजन क्षमता जो होता है वो लेंस के वक्रता पर निर्भर करती है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति कितने दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो साथियों, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ठीक है साथियों, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति दूर वस्तु को देख सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों है, कह रहा है कि न्यूनतम दृष्टि दूरी कितनी होती है। तो साथियों, न्यूनतम दृष्टि दूरी आपका जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिकतम दृष्टि दूरी क्या है। तो साथियों, अधिकतम दृष्टि दूरी आपका होता है अनंत। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अधिकतम दृष्टि दूरी अनंत हो जाएगा और न्यूनतम दृष्टि दूरी 25 सेंटीमीटर, ये आप याद रखिएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि आँख का सामान्य समायोजन क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो साथियों, आँख के सामान्य समायोजन क्षेत्र को हम लोग निकट बिंदु से दूर बिंदु तक कहते हैं। ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कह रहा है कि आँख में वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि आँख में वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कह रहा है कि रेटिना
से संकेत कहाँ जाते हैं? तो साथियों रेटिना सीधे संकेत जो है वो हमारे मस्तिष्क को देता है, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क के दृष्टि केंद्र में। चलिए साथियों अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। साथियों अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉड कोशिकाएं किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो साथियों हम आपको बता दें कि रॉड कोशिका जो आपकी होती है वो मंद प्रकाश को देखने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि कौन सी कोशिका किसके लिए जिम्मेदार होती है? कौन सी कोशिका आँख के लिए जिम्मेदार होती है? ये आपका होनी चाहिए, ठीक है साथियों। तो आपका हो जाएगा रंग देखने के लिए, ठीक है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला आपका साथियों 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि नेत्र दोष क्या है? तो साथियों नेत्र दोष आपका जो हो जाएगा आँख में किसी प्रकार का जो दोष उत्पन्न होती है जिसके कारण हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उसी को हम लोग नेत्र दोष कहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आँख से स्पष्ट न देखने पाना ही क्या कहलाता है? नेत्र दोष। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि निकट दृष्टता क्या है साथियों? तो हम आपको बता दें कि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से ना देख पाना ही निकट दृष्टता कहलाता है, ठीक है साथियों। देखिए यहाँ पे अपोजिट होता है, निकट दृष्टता यानी कि दूर के वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं तभी निकट दृष्टता उत्पन्न होगा, ठीक है साथियों। ये नहीं कि निकट के वस्तु को हम साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टता उत्पन्न होगा, नहीं। दूर के वस्तु को अगर साफ नहीं देख पा रहे हैं तब निकट दृष्टता उत्पन्न होता है, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि दूर दृष्टता क्या है? तो साथियों पास के वस्तु यानी कि निकट के वस्तु को साफ ना देख पाना ही दूर दृष्टता कहलाता है, ठीक है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टता किस लेंस के से ठीक होता है? तो साथियों हम आपको बता दें कि निकट दृष्टता जो होता है वो आपका अवतल लेंस से ठीक होता है, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूर दृष्टता किस लेंस से ठीक होता है साथियों? तो वो होता है आपका उत्तल लेंस से ठीक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है आपका कि दृष्टता दोष का मुख्य कारण क्या होता है? तो साथियों हम आपको बता दें दृष्टता दोष का मुख्य कारण आपका हो जाएगा लेंस की वक्रता दोष हो जाएगा, ठीक है। लेंस में अगर लेंस की वक्रता दोष में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी होती है तो वही आपका दृष्टता दोष कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 27 नंबर, कह रहा है कि बाईफोकल, यहाँ पर बीफोकल लिखा गया है गलती से, ठीक है। बाईफोकल लेंस का उपयोग किस में होता है? तो साथियों बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल जो होता है वो वृद्ध व्यक्ति के दोष के लिए करते हैं, वृद्ध व्यक्ति के दोष दूर करने के लिए करते हैं, ठीक है साथियों। वृद्ध यानी कि बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं ना उनमें ज़्यादातर बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं क्योंकि उनमें अलग प्रकार का नेत्र दोष होता है, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 28 नंबर, कह रहा है कि देख लेते हैं। क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है साथियों कि आँख के लेंस के पारदर्शी समाप्त हो जाने में कौन सी स्थिति उत्पन्न होता है? तो साथियों आँख की लेंस की पारदर्शिता अगर समाप्त हो जाती है तो उसे मोतियाबिंब उत्पन्न होता है, ठीक है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि मोतियाबिंब का इलाज क्या है? तो साथियों मोतियाबिंब का आपका इलाज हो जाएगा लेंस के शल्य क्रियाओं को हटाना और कृत्रिम लेंस लगाना, ठीक है साथियों। कि जो प्राकृतिक लेंस होता है उसको हटाकर कृत्रिम लेंस लगाना है, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर, कह रहा है कि रंग बिरंगी वस्तुओं को हम कैसे देख पाते हैं साथियों? तो रंग बिरंगी वस्तु को हम कौन कोशिकाओं द्वारा देख पाते हैं, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपका कह रहा है कि वर्षा के बाद आकाश में देखने वाले रंगीन पट्टिका क्या कहलाता है? तो साथियों वर्षा के बाद जो आकाश में रंगीन पट्टिका दिखता है हमें वो आपका इंद्रधनुष कहलाता है, ठीक है साथियों। इसमें 7 रंग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपका है 32 नंबर, क्या कह रहा है देख लेते हैं। चलिए साथियों 32 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंगों से बने होते हैं? तो साथियों इंद्रधनुष जो होते हैं हम आपको अभी बताएं कि 7 रंगों से बने होते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? तो साथियों इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के विघटन द्वारा होता है, ठीक है साथियों। ये आप याद रखिएगा, इंद्रधनुष का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रकाश के अपवर्तन
और परावर्तन के विघटन द्वारा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग सबसे ऊपर होता है। तो साथियों हम आपको बता दें कि इंद्रधनुष में जो रंग सबसे ऊपर होता है उसे हम लोग लाल रंग यानी कि रेड रंग कहते हैं। ठीक है साथियों, और जो नीचे रंग रहता है इंद्रधनुष के उसे हम लोग बैगनी रंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका साथियों 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, यानी कि इंद्रधनुष के सबसे नीचे कौन सा रंग होता है साथियों, वो होता है बैगनी रंग। ठीक है साथियों, हम आपको अभी बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद प्रकाश का विघटन किस यंत्र द्वारा देखा जाता है। तो सफ़ेद प्रकाश का विघटन जो होता है वो प्रिज्म द्वारा देखा जाता है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। उससे पहले साथियों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके साथी दोस्त जो भी हैं क्लास 10th में पढ़ने वाले उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके साथियों। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।